Hello guys, today we are starting with the PT 365 and it is the session 4. So the topic is wildlife and conservation. हाँ, तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज। तो अभी जो IUCN है ना उसने ये नया एक टर्म निकाला है पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। तो इसलिए न्यूज़ में था। तो क्या होता है पॉसिबली एक्सटिंक्ट का मतलब कि वो ऐसा एस्टिमेट लगाते कि अ, ये स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, मतलब क्योंकि उसका कुछ मतलब हमें हमारे पास प्रूफ नहीं है उसकी प्रेजेंस का। तो द टर्म इज टेकन एज अ मार्कर टू एस्टिमेट व्हेन द प्रेजेंस एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज हैज डिक्लाइंड। तो अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे पॉसिबली एक्सटिंक्ट। तो लास्ट टाइम ये कब किया गया था? 1900s में। और अभी मतलब ऐसा हुआ है कि बहुत सारी जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज थी वो दोबारा से मतलब मिल गई आज। तो उसमें आते जैसे ग्रीन पी फॉल, चीता और ये सब। तो ये जो स्पीशीज थी ना ये पहले एक्सटिंक्ट बोल दिया गया था इन्हें, फिर अब ये दोबारा से मिल गई है। कोई साउथ ईस्ट एशिया में मिली है, कोई सुमात्रा में, कोई जावा राइनो। तो इस टाइप से स्पीशीज है। ये वाली का नाम याद रखना, ऑस्टेरियोब्रोमा एंड अ फिश स्पीशीज है। ये मणिपुर की एंडेमिक स्पीशीज है। तो फिर उसके बाद इंडिया की कौन कौन सी स्पीशीज है दैट आर पॉसिबली एक्सटिंक्ट। तो उसमें आते हैं ये टेंटेंकल्ड बटरफ्लाई, ड्वार्फ सॉफॉश, फायर कोरल, कोकोनट क्रैब। तो ये वाला नाम याद रखना, कोकोनट क्रैब, क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर आता है फिशेस। तो ये वाली जो फिशेस है बोवेनी बर्ब, तो ये तो कावेरी रिवर सिस्टम की है। ये वाले जो तीनों है दीज आर ऑल फाउंड इन द डेक्कन। तो ये ना नाम मतलब थोड़े थोड़े पढ़ लेना, तो उससे पता चल जाएगा किस टाइप की स्पीशीज है ये। तो अब ये तीनों नाम पूछ लेंगे कि ये किस चीज की स्पीशीज है, तो फिशेस की है, तो ऐसा पता होना चाहिए फिशेस की है किसकी। तो ये वाली स्पीशीज भी देख लेना, फिश की है। फिर आता है IUCN के बारे में बता रखा है कि क्या है IUCN। तो IUCN वर्ल्ड का ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में बना था। और इट इज ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंजर्व नेचर एंड एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर्स है ग्लाइंस, स्विट्जरलैंड में। और 1400 से ज़्यादा मेंबर्स है इसके। गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटीज़ को मिला के इंडिया भी एक मेंबर है। और हमने कल देखा था साइट्स, वो तो 1975 में आया था। उसे भी IUCN के जो ये मेंबर्स थे इन्होंने मिलके मतलब ऐसा एक कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें साइट्स टाइप की एक चीज़ चाहिए। तो उन्होंने साइट्स बनाया था 1975 में। फिर उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? इट इज़ फॉर वो ये ट्रेड इन द स्पीशीज, वो ट्रेड से रिलेटेड है थोड़ा। तो अदर इंफॉर्मेशन देख लो कि हर 4 साल में ये एक ऐसा वर्ल्ड कंजर्वेशन क्या कांग्रेस का मतलब ऐसा कुछ करते हैं। तो उसमें क्या ये करते हैं कि हम एक एजेंडा बनाएंगे ग्लोबल कंजर्वेशन के लिए। तो इनकी मीटिंग टाइप होती है हर 4 साल में। फिर इनकी जो एक रेड लिस्ट होती है थ्रेटन्ड स्पीशीज की, जिसके अंदर जो भी रिस्क पे है स्पीशीज एक्सटिंक्शन के और वो सब, तो उसको वो डालते। तो ऐसे 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक्सटिंक्ट के अंदर आते हैं एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर थ्रेटन्ड में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल। फिर लीस्ट कंसर्न में नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। तो ये सारे ऐसे लाइन वाइज देख लेना, मतलब पहले कौन सा आता है, लास्ट कौन सा। और फिर इन्होंने एक ग्रीन स्टेटस करके भी एक टर्म निकाला था। उसमें ये क्या करते थे कि जो भी स्पीशीज रिकवर हो रही है, तो स्पीशीज रिकवरी और मेजरिंग कंजर्वेशन इम्पैक्ट्स। तो अगर स्पीशीज रिकवर कर रही है तो उसको ग्रीन स्टेटस मिलता था। तो कुछ जो स्पीशीज है जिनको ग्रीन स्टेटस मिला हुआ है, पिंक पिजन है मॉरिशस का, बरोइंग बैटंग है ऑस्ट्रेलिया का, सुमत्रा राइनो है इंडोनेशिया का।
ठीक है। फिर ये कुछ स्पीशीज है जिन्होंने अपना स्टेटस चेंज किया है। तो कोमोडो ड्रैगन वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड है और एंडेमिक टू इंडोनेशिया, हैज बीन मूव फ्रॉम वल्नरेबल टू एंडेंजर्ड। तो बस इतना याद रखना कि अब एंडेंजर्ड है इसका, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिजार्ड है। फिर आता है ये ट्यूना, तो ये लीस्ट कंसर्न है। फिर ये डे गैको, ये भी एंडेंजर्ड है। सतारा गैको, तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर येलो मॉनिटर, ये एंडेंजर्ड है। तो इस स्पीशीज के नाम देख लेना और इनका ये स्टेटस देख लेना। फिर ये कुछ बर्ड स्पीशीज है जो कि जिन्होंने अपना स्टेटस चेंज किया। तो इन बर्ड स्पीशीज में एक तो फिंस वीवर एंडेंजर्ड है, पहले वल्नरेबल था। तो ये कहाँ मिलता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम। तो इस टाइप की सिर्फ 1000 बर्ड्स रह रही है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से आधी इंडिया के अंदर है। तो इम्पोर्टेंट है ये। तो 50% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है इसकी, इन 3 जगहों पे मिलती है। ठीक है, एंडेंजर्ड स्टेटस है। और फिर आता है लेसर फ्लोरिकन, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, राजस्थान और गुजरात में मिलेगा। ज्यादातर ड्राई ग्रासलैंड्स में मिलता है ये। ठीक है। फिर आता है निकोबार इंपीरियल पीजन, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड, एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा। फिर है ग्रीन इंपीरियल पिजन, तो नियर थ्रेटन्ड है, और इंडिया, श्रीलंका, तो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, तो यहाँ सब हर जगह मिलेगा ये। और इंडिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान। फिर है माउंटेन हॉक ईगल, नियर थ्रेटन्ड है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलेगा, इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, इन सब जगह मिलेगा। तो जो भी एल्टीट्यूड होते हैं 4000 मीटर से ऊपर के हिमालय के रीजन में, वहां मिलता है इंडिया में ये। ठीक है, तो मतलब याद ही रखना ये शुरू के दो। हाँ, तो उसके बाद आता है अगला कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। तो अभी ग्लोबल टाइगर डे था हमारा, तो उस पे जो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने अनाउंस किया है ये कैट्स एक्रेडिशन। तो ये जो कैट्स एक्रेडिशन है, ये टाइगर रिजर्व्स को देते हैं। तो अभी इन्होंने 14 टाइगर रिजर्व्स को दिया आउट ऑफ इंडिया के 51 टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, तो 14 टाइगर रिजर्व्स वो कौन कौन से हैं? मनस, काजीरंगा और औरंग, तो ये तो असम में है। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट्स में है। तो सुंदरबंस वेस्ट बंगाल है, वाल्मीकि बिहार, दुधवा उत्तर प्रदेश, पन्ना, कान्हा, सतपुरा, पेंच मध्य प्रदेश, अन्नामलाई, मुदुमलाई तमिलनाडु, परम्बिकुलम ये, और बंदीपुर कर्नाटका। तो क्या थीम था अभी इंटरनेशनल टाइगर का? कि देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। तो इम्पोर्टेंट है ये वाला भी कि क्या थीम था। तो टाइगर से रिलेटेड हर एक चीज मतलब इम्पोर्टेंट ही रहेगी। तो कैट्स क्या है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन टूल है that sets best practices and standards to manage tigers and assessment to benchmark progress। तो एक टाइप का मतलब ये इन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हमें कंजर्वेशन कैसे कैसे करना है। तो उससे रिलेटेड ये मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप दे देते हैं। तो ये याद रखना। अच्छा, एक वो केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, जो केन बेतवा रिवर, तो वो कौन से टाइगर रिजर्व से होके गुजर रहा है? पन्ना। पन्ना, हाँ करेक्ट, पन्ना टाइगर रिजर्व, तो मध्य प्रदेश में है। फिर टाइगर्स आर द फर्स्ट स्पीशीज सेलेक्टेड फॉर दिस इनिशिएटिव। तो ऐसा मतलब ये स्टैंडर्ड कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स के लिए जो भी इनिशिएटिव चलाए इन्होंने, तो टाइगर ऐसा पहला इनिशिएटिव है जो इस कैटेगरी में आया। फिर इंडिया ने सॉरी, इट वाज लॉन्च्ड इन 2013, implemented across 125 sites including 94 in India। और ग्लोबल टाइगर फोरम WWF इंडिया, इन दोनों ने मिलके NTCA के साथ
ये कैट्स असेसमेंट किया है इंडिया में। तो it is being adopted for use beyond tigers, including potentially jaguars, lions। तो इन सब को भी यूज कर सकते हैं, इन सब पे भी, जैगुआर्स, लायंस और फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पे। ठीक है, तो टाइगर का स्टेटस देख लो, एंडेंजर्ड, WPA के स्केड्यूल में है 1 और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। फिर है इट इज अ टाइगर स्पीशीज नेटिव टू इंडिया, और हैबिटेट कहाँ पर है इनका। लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर्स आर इन इंडिया, बट देयर आर सम स्मॉलर ग्रुप्स, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना और बर्मा। तो ये चीज याद रखना कि टाइगर की बंगाल टाइगर जो है वो, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि बंगाल टाइगर इज ओनली प्रेजेंट इन इंडिया, तो नहीं, मतलब वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है, लेकिन इंडिया इज होम टू अबाउट 70% ऑफ ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है मध्य प्रदेश हाईएस्ट, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो ये तीनों स्टेट्स याद रखना है ऐसे लाइन में। फिर लार्जेस्ट कॉन्टिन्यूअस टाइगर पॉपुलेशन कहाँ मिलेगी, वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, नागरहोल, बंदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई और सत्यमंगलम BRT ब्लॉक। तो ये जो सत्यमंगलम वाला, ये तो PYQ भी है। तो इसमें पूछा गया था कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का लिंक, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड हैज हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन द वर्ल्ड। तो ये जिम कॉर्बेट तो फर्स्ट भी है ना, फर्स्ट टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ, या फर्स्ट नेशनल पार्क है। और हाँ, तो एक चीज याद रखना इसमें ये कि टाइगर्स वैसे तो सॉलिटरी एनिमल है, मतलब कि अकेला ही रहना पसंद करता है, लेकिन जो ये मोहर टाइगर जो है वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं 2 साल तक, फिर उनको छोड़ देता है बाद में। तो मोहर टाइगर करके ऐसा कुछ है, वो याद रखना। फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि टाइगर जो है वो बोथ फ्लैगशिप और अम्ब्रेला स्पीशीज दोनों ही है। तो फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है कि दे आर इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेशन, एंड एज अम्ब्रेला स्पीशीज टाइगर कंजर्वेशन। एक और टाइप की होती है ये की स्टोन स्पीशीज। तो की स्टोन स्पीशीज थोड़ी सी और ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो की स्टोन स्पीशीज क्या होती है कि अगर वो खत्म होगी तो फिर सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है इकोसिस्टम का, इस टाइप से। फिर इंडिया ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई थी, प्रोजेक्ट टाइगर, एम स्ट्राइप्स, ये भी PYQ है, और नेशनल एनिमल है इंडिया का टाइगर जो है। तो इसकी फुल फॉर्म देख लो, एम स्ट्राइप्स की मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो एक टाइप का टूल है ये। फिर ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है जो कि चलाया जा रहा है 13 कंट्रीज के द्वारा। तो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, लाओस। तो ये सारी कंट्रीज देख लो, यहाँ पे रशिया भी है इसमें। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है। फिर ये एक 2010 में इन्होंने प्लेज भी लिया था इन सभी कंट्रीज ने कि हम डबल कर देंगे टाइगर्स का नंबर बाय 2022। तो वो वाला डिक्लेरेशन याद रखना, पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन। और इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया इस टारगेट को डबल, तो उससे भी ज्यादा कर लिया हमने। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल टाइगर फोरम इंटीग्रेटेड और ये सब। फिर एक ब्लैक टाइगर है, तो ब्लैक टाइगर ओनली फाउंड इन सिमली पाल टाइगर रिजर्व इन ओडिशा। तो ये चीज याद रखना कि ये जो ब्लैक टाइगर है सिर्फ सिमली पाल टाइगर रिजर्व में मिलता है, उड़ीसा में। तो ये कैसे ब्लैक हुआ है कि जो वो उनके पास ट्राइब्स होते हैं ब्लैक ब्लैक, वो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, तो उसकी वजह से वो थोड़े स्प्रेड ज्यादा हो गया, तो वो ब्लैक कलर का हो गया पूरा। तो ये है बस इसमें। फिर आता है ऑल इंडिया एलिफेंट एंड टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज। तो अभी वर्ल्ड एलिफेंट डे पे दोबारा से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ने एक ऐसा जॉइंट एक्सरसाइज को अनाउंस किया है कि हम
ऑल इंडिया के एलिफेंट और टाइगर का पॉपुलेशन एस्टिमेशन करेंगे 2022 में। तो अभी कैसे होता है ये सब कि वो डायरेक्ट मतलब जो स्टेट्स होते हैं वो काउंट करते हैं अपने एलिफेंट्स को। तो अभी ऐसे होता है। फिर अभी एक एन स्ट्राइप्स, तो हमने टेक्नोलॉजी देखी थी ये टाइगर की पॉपुलेशन को जानने के लिए। तो ये क्या क्या यूज करता है फॉर टाइगर एस्टिमेशन। अदर टेक्निक्स क्या है कि कैमरा वगैरह लगा दो, ट्रैपिंग्स, काउंटिंग फुट मार्क्स। तो ये सब भी टेक्नोलॉजी है जो टाइगर को गिनने के लिए काम आती है। तो जो एशियन एलिफेंट्स है उसका क्या स्टेटस है? एंडेंजर्ड, स्केड्यूल 1, अपेंडिक्स 1। और टाइगर का भी क्या था? सेम था, एंडेंजर्ड, स्केड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। तो 3 टाइप की स्पीशीज होती है एशियन एलिफेंट्स की, जो कि इंडियन, सुमात्रा और श्रीलंका में पाई जाती है। ठीक है, तो ये भी नेशनल हेरिटेज एनिमल है हमारा इंडिया का। तो हमने एक प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाया था, वो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही था। 1992 में लॉन्च हुआ था। कोई बताएगा प्रोजेक्ट टाइगर कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? 1973। हाँ, करेक्ट, 1973 में हुआ था। अच्छा, पहला वो कौन था उसका जहाँ पर लॉन्च हुआ था नेशनल पार्क? राजा जी कॉर्बेट। हाँ, उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट था ना राजा जी। मेरे ख्याल ये दोनों ही नहीं थे, शायद और कोई था। अच्छा हाँ, ठीक है, इन दोनों में से था। एक क्लाउडेड लेपर्ड का हुआ था ना, वो शायद दूसरा था। वो था जो ऊपर है ना, थोड़ा गोविंद, राजा जिम जहाँ से कॉर्बेट। यमुना निकलती है, गोविंद सागर नेशनल पार्क करके कुछ है। वो क्लाउडेड लेपर्ड का है। तो प्रोजेक्ट टाइगर शायद तो फिर आगे चलते जब तक। तो एलिफेंट सेंसस जो होता है हर 5 साल में एक बार होगा। अभी तक 32 एलिफेंट रिजर्व्स है, और इंडिया हैज मोर देन 60% पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। तो टाइगर का पॉपुलेशन भी 70% से ज्यादा इंडिया में, और 60% से ज्यादा एशियन एलिफेंट्स का है। तो कहाँ कहाँ मिलते हैं ये? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, मतलब कितने, 14,000 के करीब। हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? कर्नाटका, फॉलोड बाय असम एंड देन केरला। तो ये वाला सीक्वेंस भी याद रखना। और उसमें क्या था सीक्वेंस? मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, ओ सॉरी, हाँ, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, फिर ये उत्तराखंड। उत्तराखंड। हाँ, तो ये सीक्वेंस भी याद रखना। और फिर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एशियन एलिफेंट्स की? कि बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स बना के चलते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर है इनका। और ये वाले तीनों स्टेटमेंट थोड़े से इम्पोर्टेंट है कि दे फॉर्म हर्ड्स of related females that led by the oldest female। तो थोड़ी मैट्रियार्कल सोसाइटी है। और दे हैव लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड ऑफ ऑल मैमल्स। तो इनका जेस्टेशन पीरियड 18 टू पिछले 23 टाइप के सवाल। और फिर देन फीमेल्स, ठीक है। और फिर दे आर मस्ट, मतलब अ मेट सर्चिंग स्ट्रेटेजी फॉर ओल्ड। तो ये है। फिर आता है एशियन और अफ्रीकन एलिफेंट्स में कोई डिफरेंस बता रखा है कि ये एंडेंजर्ड होते हैं एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन में 2 टाइप के होते हैं, सवाना एलिफेंट जो एंडेंजर्ड है, और फॉरेस्ट टाइप वाले क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो एशिया वाले जो एलिफेंट्स है वो थोड़े छोटे साइज के होते हैं, ये थोड़े बड़े साइज के होते हैं। इनके जो ईयर्स है वो भी थोड़े छोटे होते हैं, इनके थोड़े बड़े बड़े पंखे टाइप के होते हैं ऐसे। फिर इनकी थोड़ी स्मूथर स्किन होती है, इनकी थोड़ी सी रिंकल्ड टाइप स्किन होती है। टस्क मतलब यहाँ पर थोड़ी कम, आप देख रहे होगे कि छोटी टस्क होगी या होगी नहीं फीमेल्स में तो, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इनके टस्क होते हैं। और यही है।
फिर इनका एक ये प्रोजेक्ट रीहैब चला था, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज। तो ये KVIC है जो हमारी, इसने ये प्रोजेक्ट चलाया था असम में आफ्टर इट्स सक्सेस इन कर्नाटका। तो इसके अंदर क्या था कि बी फेंसिंग लगा रहे थे ये। तो बी फेंसिंग से क्या, हाँ, बी बॉक्सेस लगा देंगे तो उससे क्या होगा, एलिफेंट है ना, इसको रेलवे क्रॉसिंग को भी क्रॉस नहीं करेंगे, तो उससे उनका मतलब वो बच जाएगी जान। तो एक क्वेश्चन था कि जो KVIC है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? MSME। हाँ, MSME। मिनिस्ट्री ऑफ MSME। हाँ यस मैम, मिनिस्ट्री ऑफ MSME। फिर ये प्रोजेक्ट बी याद रखना, प्रोजेक्ट बी मतलब इम्पोर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट बी करके भी था ना, वो भी एलिफेंट से रिलेटेड है, और ये प्रोजेक्ट री है अभी सब। तो एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, याद रखना, इम्पोर्टेंट होगा That तो was न्यूज में आ planned जाए। which was रेलवे ट्रैक्स पे बी बॉक्स लगा दिए थे सो दैट एलिफेंट डोंट क्रॉस, लाइक ना एक्सीडेंट नहीं होगा, सो देयर वोंट बी एनी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। हाँ यस मैम। तो एक ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा एरिया को रिड्यूस कर दिया है, लेमरूट एलिफेंट रिजर्व, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में है, तो याद रखना। तो आज हमने वो क्वेश्चन देखे थे एलिफेंट रिजर्व वाले, उसमें एक वो देखा मैंने जो वो वाला था ना, उसमें एक था सिगूर करके कुछ, सिगूर एलिफेंट कॉरिडोर। तो वो जो एलिफेंट कॉरिडोर है ना, वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में है, और इम्पोर्टेंट है वो क्योंकि वो ये जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स है ना, उनको ज्वाइन करता है वो एलिफेंट कॉरिडोर, सिगूर। तो वो याद रखना। और हाँ बस यही है इसमें। तो फिर एक नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, तो इंडिया का और एशिया का फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च, ठीक है। हाँ, तो प्रोजेक्ट जो डॉल्फिन है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो बिहार है, इट हैज़ अ नेचुरल एडवांटेज, और इसमें 50% जो है वर्ल्ड के रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन है। तो ये सारे जो चीज़ें याद रखते रहना कि 70%, 60% और अभी 50% रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन बिहार में है। फर्स्ट टाइम जो ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया तो 2011 में। तो गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में देख लेते हैं। सेम है, एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, और ये जो है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है जो हमारा, उसके अंदर भी आता है। ठीक है, तो गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, 2009 में डिक्लेयर कर दिया था। और इसके अलावा 4 और फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स है, एक तो बाईजी, बोटो, बुलान। तो ये नाम याद रखना, मतलब कि ये तीनों जो है BBB, ये डॉल्फिन्स के नाम है। तो वो यूं पूछ लेंगे कि ये कौन सी स्पीशीज से रिलेटेड है या क्या चीज़ है ये, तो डॉल्फिन के नाम है। तो बाईजी तो चाइना में है, बोटो अमेजोन रिवर में है, और बुलान जो है पाकिस्तान में है। और ये वाली तो एक्सटिंक्ट ही हो चुकी है, चाइना वाली। फिर हैबिटेट जो है, गंगेटिक डॉल्फिन इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो टाइगर्स आल्सो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है। फिर कौन कौन से रिवर्स में मिलती है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, और ये कर्णफुली और संगू रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया बांग्लादेश दोनों में मिलती है, और थोड़े बहुत नेपाल में भी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, फिर रिलायबल इंडिकेटर है ये हेल्थ ऑफ द एंटायर रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, तो रिवर इकोसिस्टम की गुड हेल्थ को डिपिक्ट करता है। ब्लाइंड होते हैं ये, और कैसे फाइंड करते हैं अपना रास्ता या जो भी इनका शिकार होता है, इकोलेशन।
तो इकोलेशन क्या होता है, वो साउंड वेव्स को मतलब भेजते हैं, एमिट करते हैं, और फिर वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, तो उससे डिस्टेंस पता लगाते हैं वो, जैसे बैट्स भी करते हैं। ठीक है, फिर आता है दे आर यूजुअली फाउंड इन टर्बुलेंट वाटर्स, तो ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। और where there are enough fish for them to feed on, so they live in a zone where there is little or no current, helping them save energy. Or if they sense danger, they can dive into deep waters, or they swim the no current zone to the edges, तो नो स्विम जोन से और वहां तक भी वापस भी आ सकते हैं किसी को भी हंट करने के लिए। और बीइंग अ मैमल गैंगे, तो ये क्या करते हैं, बार बार सरफेस पे आते हैं हर 30 से 120 सेकंड के बीच में सांस लेने के लिए। और दे प्रोड्यूसेस साउंड, तो जब वो सांस लेते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए इनका नाम ये साउंड्स सुसु, शुक शुक और शेहो भी है। तो इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको ऐसा नाम भी बोल दिया गया। और इसके अंदर क्या है कि फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स एंड गिव बर्थ वंस एवरी 2 or 3 years एंड टू वन ओनली वन काफ। तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। तो क्या क्या थ्रेट्स है इनको, एक तो इनकी पोचिंग हो रही है, और हैबिटेट्स जो है इनके डिस्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे डैम्स वैम्स बना देते हैं। और ये हाँ, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो लोगों का मतलब वो बढ़ता जा रहा है, हैबिटेट बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से हाइट सेडिमेंटेशन आ रही है, और पॉल्यूशन तो है ही। फिर है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इम्प्लीमेंटेड गंगेज रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन एक्शन प्लान, जो कि 2010 और 20 में आया था। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी आया एक। प्रोजेक्ट टाइगर की लाइंस पे आया टू एनहांस द डॉल्फिन पॉपुलेशन। कौन इम्प्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और कुछ इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे ये, स्पेशली इन एंटी पोचिंग एक्टिविटीज, तो पोचिंग को रोकने के लिए कुछ नई टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। और इट विल एंगेज फिशरमैन एंड अदर रिवर ओशन डिपेंडेंट पॉपुलेशन एंड विल स्ट्राइव फॉर इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज। तो जो भी फिशरमैन वगैरह उनको भी इंक्लूड किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, ताकि उनकी भी जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है वो मिल सके, और उनका मतलब थोड़ा डेवलपमेंट हो सके। फिर कितने टाइप की डॉल्फिन होती है, एक तो हमने देखा गंगेज रिवर डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, फिर एक इंडस रिवर डॉल्फिन होती है, सेम एंडेंजर्ड है, लेकिन कहाँ मिलती है, इंडस रिवर इन पाकिस्तान और रिवर ब्यास। तो ये रिवर ब्यास याद रखना, क्योंकि इंडिया में तो इम्पोर्टेंट है ये रिवर ब्यास में भी इंडस वाटर डॉल्फिन मिलती है। और ये स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी है पंजाब का। और इंडियन ओशन हम्पबैक डॉल्फिन होती है, एंडेंजर्ड है, और साउथ अफ्रीका में मिलती है। ठीक है, या फिर अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, तो मतलब इस एरिया में मिलती है। और फिर है इरावडी वाटर डॉल्फिन, तो ये कहाँ मिलती, ये भी एंडेंजर्ड है, और इरावडी रिवर में मिलेगी। और इट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडियाज गंगेज और चिलिका लेक और साउथ ईस्ट एशियाज मेकॉन्ग रिवर। तो इंडिया में वही थी है। और जो वो वाली वो थी हमारी गंगेज वाटर डॉल्फिन, वो तो फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती है, लेकिन ये वाली जो है वो ब्रैकिश वाटर में। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, चीता। अच्छा, एक विक्रमशिला वो थी ना डॉल्फिन सेंचुरी कर, क्या थी वो सेंटर था, वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट में? बिहार। हाँ करेक्ट, बिहार में। फिर एक चीता इंट्रोडक्शन प्लान हुआ है अभी शुरू, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने भी चाहते कि जो चीताज जो एक्सटिंक्ट हो गए थे इंडिया से, उसको दोबारा से रीइंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या प्लान है इनका कि अभी 19th मीटिंग हुई थी NTCA जो अथॉरिटी हमारी, तो इन्होंने किया था। तो ये क्या करेंगे कि अफ्रीका जो नाम्बिया है और साउथ अफ्रीका है, वहां से ये 10 से 12 छोटे छोटे अफ्रीकन चीताज लेके आएंगे और उनको यहाँ पे लाके मतलब वो करेंगे उनका। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी जगह फाइनल की गई है,
तो जो एशियन चीताज थे हमारे, एक तो एशियाटिक चीता होता है, एक अफ्रीकन चीता होता है। जो एशियाटिक चीता था ना, वो अभी भी वो इंडिया से एक्सटिंक्ट हो गया था, लेकिन वो बाद में मिला कहाँ, ईरान में। लेकिन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो रिस्क नहीं लेना चाहते हम कि वो ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो अगर उन्हें हम यहाँ पर री इंट्रोड्यूस करेंगे तो उनकी लाइफ को खतरा है, उसको री इंट्रोड्यूस करें। तो कौन सी साइट चुनी गई है, तो ये नाम याद रखना, कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश का। तो 13 चीता लेके आएंगे अगले साल यहाँ पे, और वो को एग्जिस्ट करेंगे लेपर्ड्स के साथ। तो यहाँ पे लेपर्ड्स भी मिलते हैं कूनो नेशनल पार्क में। और it is move is being described as the world's largest intercontinental animal translocation। तो सबसे बड़ा इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन है, प्रोजेक्ट है ये। तो जो कूनो नेशनल पार्क है, डिवॉइड ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स, फॉर्म ऑफ डेसिडस ओपन लैंडस्केप, ये सब है। हाँ, तो जो कूनो है उसमें ये 4 टाइप के कैट्स मिलते हैं, एक तो टाइगर, लायन, लेपर्ड और चीता। और वो सब पहले भी मतलब को एग्जिस्ट करते थे, तो अभी भी वो कर सकते हैं। और उसके अलावा और कुछ जो साइट्स चुनी गई है चीता ब्रीडिंग के लिए, वो है ये नौरा देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये वाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी मध्य प्रदेश में, और शाहगढ़ बल्ज ये राजस्थान में, और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में। तो ये मध्य प्रदेश की है 3 तो, और फिर 2 राजस्थान की है। तो क्यों हम रीलोकेट करें, क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये फ्लैगशिप स्पीशीज है। तो फ्लैगशिप स्पीशीज हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट होती है बहुत। तो विल रिवाइव ग्रासलैंड्स एंड इट्स बायोम्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स पे मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देता है। और ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ग्रासलैंड्स आर अ ह्यूज नेग्लेक्टेड हैबिटेट इन द कंट्री डिस्पाइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल 1 प्रोटेक्टेड एनिमल्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये ठीक है। तो फ्लैगशिप स्पीशीज हमने पहले देख ही लिया था कि वो मतलब उनकी कंजर्वेशन जरूरी है, और की स्टोन में क्या होता है कि उनके बिना इकोसिस्टम का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। फिर चीता के बारे में बता रखा है कि एक तो फास्टेस्ट मैमल है। चीतास डोंट नीड मच वाटर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओपन प्लेन्स एंड डेजर्ट रीजन। और चीता इज द ओनली लार्ज कार्निवोर दैट गॉट completely wiped out from India in 1952, mainly due to overhunting and habitat loss। हाँ, तो हम काम बोल रहे थे, ये देख लिया था ना, अफ्रीकन चीता, एशियाटिक चीता। तो रेड सैंडर्स जो है, वो रेड सैंडलवुड भी बोलते हैं उसे, चंदन की लकड़ी, IUCN के एंडेंजर्ड स्पीशीज में है। तो पहले नियर थ्रेटन्ड था, अब ये एंडेंजर्ड हो गया। ठीक है, तो IUCN has assessed that over the last 3 generations the species has experienced a population decline of 50 to 80%। तो 50 to 80% जो है वो इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है लास्ट 3 जनरेशंस में। तो जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने इसके एक्सपोर्ट को परमिट दे दिया है, एक्सपोर्ट ऑफ रेड सैंडर टिम्बर इफ इट इज ऑब्टेन फ्रॉम कल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना, कल्टिवेटेड लैंड। तो फॉरेस्ट में से नहीं अभी भी मतलब दे सकते हैं। क्या स्टेटस है, एंडेंजर्ड और अपेंडिक्स 2। तो अपेंडिक्स 2 याद रखना, और इसका ही नाम भी याद रख लेना, ये इम्पोर्टेंट ही है, साइंटिफिक नेम। तो इट इज अ नॉन फ्रेगनेंट वेराइटी। तो फ्रेगनेंस नहीं है इस वाली वेराइटी में सैंडलवुड की, और मेन मोस्टली ग्रोज इन रॉकियर हिली रीजन्स। तो इंडिया में ये सिर्फ आंध्र प्रदेश में मिलता है। और कौन से टाइप के फॉरेस्ट में मिलता है,
हाँ, तो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। Deci- Deci- हाँ, यस मैम। इस पे मूवी भी आई थी वो पुष्पा करके, और इट इज ऑल्सो नोन एज, ये सब इसके नाम है, सॉन्डरवुड, रेड सैंडर्स, ये सब। और रक्त चंदन तो इंडियन नेम हो गया, फिर लाल चंदन, ये सब इसके नाम है। तो ये भी देखना इम्पोर्टेंट है। फिर टिम्बर इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इससे क्या फर्नीचर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा डिमांड कहाँ पे इसकी? जापान में। कुछ इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी है, और इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट वुड करके। द वुड एट द सेंटर ऑफ द ट्रंक इज हार्ट वुड, इज यूज फॉर मेडिसिन। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए, कफ, ब्लड प्यूरिफिकेशन, इन सब के लिए आयुर्वेदा में यूज होता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। और टिम्बर इज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेंटलिन। तो ये क्या होता है? एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम डाई या कलर की तरह, फूड कलर की तरह यूज कर सकते हैं, सेंटलिन। तो ये वाली टर्म भी याद रखना। इससे पहले इसकी कुछ एक डिजीज भी आई थी, स्पाइक डिजीज करके, वो स्पेशली ये रेड सैंडलवुड्स के लिए आई थी, स्पाइक डिजीजेस। फिर क्या क्या थ्रेट है इसके कि तो ओवर हार्वेस्टिंग हो रही है इसकी, एंथ्रोपोजेनिक हैबिटेट लॉस, इलीगल ट्रेड, इन्वेजिव स्पीशीज एंड डिजीजेस, ये सब याद रखना। फिर इसके कुछ फीचर्स बता रखे इन्होंने, तो वो पढ़ लेना, मतलब ये इतना तो क्या ही पूछेंगे। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका, ईस्टर्न घाट्स में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये चीज याद रखना है इसमें। तो सेंटोलिन जो है वो डाई भी याद रखना। फिर आता है मशीर। मशीर क्या है? एक फिश की स्पीशीज है, IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड में, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। पहले लीज कंसर्न था, अब सॉरी, पहले क्रिटिकली एंडेंजर्ड था, अभी लीज कंसर्न हो गया। तो ये है। तो मशीर क्या है कि इसको हम बोलते हैं टाइगर अमंग फिश, तो शेर मतलब ऐसे करके। तो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। और जो इसकी ना 47 सब स्पीशीज है, उसमें से 15 तो इंडिया में मिलती है, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में। तो क्यों इतना फेमस है? एक तो मशीर जो है ना वो प्रेफर करता है क्लीन फास्ट फ्लोइंग वाटर्स में रहना और वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर में रहना। तो अगर वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर्स है तो हाँ, तो ये। और ओमनिवोरस है ये, जो एनिमल है ये फिश है, और दे आर सेंसिटिव टू डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल्स, वाटर टेम्परेचर एंड सडन क्लाइमेटिक चेंजेस। तो दो टाइप के होते हैं हमारे ना, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और वो क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? हाँ, तो एक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। तो उससे पता चलता है कि हमारे जो वाटर है उसके अंदर कितने ज़्यादा बैक्टीरिया है या कितना पोल्यूटेड है वाटर। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड होगा उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड है। ठीक है। फिर ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये वाली स्टेटमेंट याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली ड्रॉ अटेंशन टू फिश अंडर डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। फिर इसमें ना ये कुछ टाइप के मशीर्स होते हैं कि गोल्डन एंडेंजर्ड है, ब्लू फिन लीस्ट कंसर्न है, ऑरेंज फिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और बाकी रेड फिन और चॉकलेट फिन ये इंडिया में भी मिलते हैं। ठीक है, सारे मिलते हैं इंडिया में, लेकिन एंडेंजर्ड वाले और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो याद ही रखना।
फिर इनके लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, प्रोजेक्ट मशीन 1971 में चलाया था with a collaborative effort of Tata Powers and Central Institute of Fisheries Education. तो उससे रिलेटेड एक ये वल्वन हैचरी बनाई गई थी जिसके अंदर इन्होंने 5 लाख मछली को ब्रेड किया था इन महाराष्ट्र। फिर उसके बाद आता है इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। तो क्रिप्टोगैमिक गार्डन अभी ये उत्तराखंड में बना है, देहरादून में। ठीक है, तो इसमें 50 स्पीशीज होंगी लिचन्स, फर्न्स, फंगाई की। तो क्रिप्टोग्राम्स देख लेते क्या होता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, हिडन टू मैरी, मतलब कि हिडन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राम्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीशीज एक्सिस्टिंग सिंस जुरासिक एरा। तो क्रिप्टोग्राम्स स्पीशीज क्या होती है, दैट डज नॉट प्रोड्यूस एनी सीड और फ्लावर। तो ये वाली चीज याद रखना है कि ये सीड या फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करती। और वो जो करती है सीड बियरिंग प्लांट्स, उनको क्या बोलते हैं? हाँ, तो सॉरी, तो क्रिप्टोग्राम्स होते हैं जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करते या कोई भी डज नॉट प्रोड्यूस एनी सीड और फ्लावर, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राम्स। जो सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं फेनोग्राम्स। ठीक है, फिर उसी के अंदर वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स टाइप। फिर आगे चलते हैं कि दीज नॉन सीड बियरिंग प्लांट्स इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, लिचन्स, फर्न्स और फंगाई। तो ये टर्म मतलब ये तो याद ही रखना इम्पोर्टेंट है। फिर उत्तराखंड के अंदर अभी मतलब क्यों चूज किया गया है इस डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि यहाँ पे लो पॉल्यूशन लेवल्स है और वो सब है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है क्रिप्टोगैम्स की? जो एल्गी है वो तो यूज होता है फूड इंग्रेडिएंट्स में और ऑल्सो यूज्ड एज लिक्विड फर्टिलाइजर। और जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉनिटर्स एयर पोल्यूशन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन, इंडिकेटर ऑफ मिनरल डिपॉजिट, और ये यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल क्या है? मॉसेस और लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट्स में तो ब्रायोफाइट्स तो टाइप की क्लासिफिकेशन होती है प्लांट्स की। तो काफी सारे टाइप्स के होते हैं ना, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट टाइप। तो उसमें ये एग्जांपल है। और जो ये फंगाई, लिचन्स और एल्गी है, ये कौन से टाइप के प्लांट्स के एग्जांपल है? ये उसके ना थैलोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के अंदर मॉसेस और लिवरवर्ट्स। और एल्गी, फर्न्स और लिचन्स। नहीं, फर्न्स तो शायद वो तीसरे टाइप है। लिचन्स और एल्गी जो है वो थैलोफाइट है। ठीक है, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, ये इंडिकेटर ऑफ मॉइस्चर रिजाइम ऑफ द एरिया। ये भी पॉल्यूशन मॉनिटर्स होते हैं। सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन फॉर स्नेल्स, टर्माइट्स, कैटरपिलर, स्लग्स, और सोर्स ऑफ ड्रग, और ये सब है। बायो मॉनिटरिंग, तो ये अच्छे से पढ़ के जाना इस वाली चीज को। तो और इससे रिलेटेड वो भी पढ़ लेना, मतलब कि क्लासिफिकेशन क्या क्या है, कि एल्गी और लिचन्स तो थैलोफाइट्स में आते हैं, फर्न्स तीसरे टाइप है एक, और ब्रायोफाइट्स के एग्जांपल ये है। फिर आता है एशियन वाटर बर्ड सेंसस। तो इसके अंदर अभी 7 वेटलैंड्स एनसीआर के वो डाले गए हैं। तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, धनौरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा के दिल्ली जू, संजय लेक, ओखला बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ झील और यमुना रिवर। तो ये याद रखना कहाँ कहाँ है। और फिर अभी जनवरी में कंडक्ट किया था, कौन करवाता है कंडक्ट? वेटलैंड्स इंटरनेशनल, साउथ एशिया एंड द बॉम्बे
ये नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो इन्होंने कंडक्ट करवाया था अभी। तो जो किस चीज का पार्ट है वाटर बर्ड सेंसस? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, द इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस कोऑर्डिनेटेड बाय वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो इम्पोर्टेंट लाइन याद रखना ये वाली। फिर जो ये इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस है, इट इज अ मॉनिटरिंग program to collect information on the number of water birds at wetland sites, और ये काफ़ी सारे पैरेलल जगहों पे चलता रहता है एक साथ। तो अफ्रीका, यूरोप, वेस्ट एशिया और कैरेबियन सी, तो यहाँ पर। फिर इसी से रिलेटेड एक एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो हमारी, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स करके निकाला था, तो अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवेज। और क्या ऑब्जेक्टिव थे इस सेंसस के? कि हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एनुअल बेसिस पे। तो याद रखना एनुअल बेसिस पे हो रहा है ये। और एलिफेंट हमने सेंसस पढ़ा था हर 5 साल में हो रहा है। और टाइगर सेंसस कितने साल में होता है? 4 हाँ, 4 ईयर्स पे। फिर ये क्या है? ये नॉन ब्रीडिंग पीरियड जो होता है उसमें ये इसको कंडक्ट करते हैं, और टू एनकरेज ग्रेटर इंटरेस्ट इन वाटर बर्ड्स और ये सब। तो इससे रिलेटेड एक माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड एक कन्वेंशन भी हमारा, तो उसका क्या नाम है? बॉर्न कन्वेंशन। बॉर्न कन्वेंशन बोलते हैं उसे, CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। फिर ये वर्ल्ड का फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व है, तो इसके अंदर 5 कंट्रीज आ रही है। इस पूरे बायोस्फीयर रिजर्व में इतना बड़ा बना दिया गया, इसे यूनेस्को ने डिक्लेयर किया अभी। तो इसको बोलते हैं अमेजन ऑफ यूरोप। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है 700 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है। ये सारी जो रिवर्स है ये इसके अंदर है, MDD, और स्ट्रेचेज अक्रॉस द कंट्री ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी और सर्बिया। तो ये सारी कंट्रीज जो है इन सब में फैला हुआ है, 5 कंट्रीज में। और तो ये इसलिए इसमें मतलब ये सारी स्पीशीज है, तो ये तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सी स्पीशीज इसमें है। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व्स आर एरियाज ऑफ terrestrial and coastal ecosystems promoting solutions to reconcile the conservation of biodiversity with sustainable use। ठीक है, तो 3 मेन फंक्शंस क्या होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स के? एक तो ऑल द इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स, ठीक है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या 3 फंक्शन है? एक तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो ये तीनों इसके पार्ट हैं। तो 3 एरियाज होते हैं इसके अंदर, एक तो कोर एरिया, बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया। तो ये तीनों एरिया के बारे में याद रखना। तो ये बीच वाला तो कोर एरिया होगा, फिर बफर एरिया होगा, यहाँ होगा ट्रांजिशन एरिया। तो जो कोर एरिया है वहाँ पे कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हो सकते हैं, और फिर बफर एरिया में थोड़ा बहुत टाइप का रिसर्च कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर तो मतलब ह्यूमन सेटलमेंट्स ही होंगी। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इंडिया का जो अंदर जो भी डेजिग्नेट होते हैं, कोई भी एक्ट नहीं है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व्स को डेजिग्नेट करे। इसके लिए एक अलग से इंटरनेशनल प्रोग्राम चलता है, इंटर गवर्नमेंटल मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व मैप प्रोग्राम, यूनेस्को का। तो इसके अंडर डिक्लेयर होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो इंडिया के अंदर अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। और फिर मैप प्रोग्राम में क्या है कि इट वांट्स टू एनहांस द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। तो एक ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये मैप के अंदर आता है। तो इसमें क्या है कि इंडिया के वैसे तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, लेकिन जो ये है ना वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स मैप का, इसके अंदर सिर्फ 12 ही डिक्लेयर्ड है, मतलब 12 को रिकॉग्नाइज करते हैं ये। एक हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से एक जो है मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है, तो वो कौन सा वाला बायोस्फीयर रिजर्व है? कंचनजंगा। कंचनजंगा।
सॉरी मैम। जंगा जंगा हाँ करेक्ट, कंचनजंगा है सिक्किम में। और फिर ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बता रखे इंडिया के, तो नीलगिरी, अस्थामलाई और ये सब है। तो ये देख लेना सारे के सारे। हाँ बोलो मैम। कुछ पूछ रहे थे क्या आप? मैंने बोला ना सर कि एक रिसेंटली ऐड हुआ है ना एमपी का। बायोस्फीयर रिजर्व? हाँ, मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व। वो बायोस्फीयर रिजर्व थोड़े ना है वो तो। पन्ना को पन्ना बायो बोला है ना सर, इस पर तो रिसेंट ऐड हुआ है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। Sparsh, your mic is mute. ओह सॉरी। हाँ तो जियो टूरिज्म साइट्स है कुछ हमारी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें डिक्लेयर किया है नॉर्थ ईस्ट में। तो देख लेते क्या है कि अभी इन्होंने ना 12 लोकेशंस है जो नॉर्थ ईस्ट की, उनको ये जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया है। तो उसमें क्या क्या है, ये एक तो मजूली जो आइलैंड है, रिवराइन आइलैंड है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है इस आइलैंड को, तो असम में है। फिर संग ये कुछ है, संगेसार तसो अरुणाचल प्रदेश का। तो इट इज फेमस फॉर मधुरी लेक। तो मधुरी लेक याद रखना अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आया था एक बहुत बड़ा। और फिर है लोकतक लेक मणिपुर। तो ये भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट का, और दैट होस्ट फुंडीज और फ्लोटिंग बायोमास और फूमसैंग्स और हट्स ऑफ फिशरमैन ऑन देम। तो ये सारी चीज़ याद रखना इसमें कि फुंडीज या फ्लोटिंग बायोमास और फूमसैंग्स को होस्ट करता है ये। फिर इसी में है एक ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, और इट इज द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ शंघाई या फिर ब्रो एंटलेडर डांसिंग डियर। तो डांसिंग डियर याद रखना इसमें, या फिर शंघाई। फिर ये मौमुल केव मेघालय में है। ये स्टैलेग्माइट केव्स है दैट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स ऑफ पैलियोक्लाइमेटिक या पैलियो मॉनसून। तो ये चीज भी याद रखना। फिर है गॉड्स रॉक या फिर मोलेबा, ये ह्यूज बैलेंसिंग सैंडस्टोन है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इन द साउथ और साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑन हिल स्लोप ओवरलुकिंग। ये रिवर याद रख लेना, तो रिवर तो याद रख लेना इसके साइड में। फिर उसके अलावा और भी कुछ साइट्स है ये सारी, ये सब देख लेना ये कौन कौन सी साइट्स है। फिर ग्लोबली यूनेस्को डिक्लेयर करता है ग्लोबल जियो पार्क्स। तो इंडिया के अंदर कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है, तो ये वाली चीज याद रखना। फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स जियो हेरिटेज साइट्स या फिर नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स फॉर प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस। और इसके लिए जो भी जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है वो उसके लिए मेजर लेती है। फिर तो ये वाला प्रोग्राम याद रखना, ग्लोबल जियो पार्क्स और ग्लोबल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर है दिहांग पटकाई नेशनल पार्क। तो असम में अभी ये मतलब 7th नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है। तो
सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हमारा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश, उसमें 12 है। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार में 9 और फिर आते हैं असम में 7। तो ये सातों के सातों ऐसे याद रखना, रायमोना, मनस, नमेरी, ओरंग, काजीरंगा, दिहांग पटकाई और दिब्रू शिखोवा। ठीक है, और जो रायमोना रिजर्व था वो तो हमारा 6th था इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद और 5 इनके पुराने थे, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग और दिब्रू शिखोवा। उसके अंदर जो काजीरंगा और मनस है वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आते हैं, और टाइगर रिजर्व भी हैं वो दोनों, तो काजीरंगा और मनस, तो ये याद रखना है। काजीरंगा में तो 1 हॉर्न राइनो भी मिलता है। और दिहांग पटकाई जो नेशनल पार्क है, इट फॉर्म्स द लास्ट रिमेनिंग स्ट्रेचेस ऑफ असम वैली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये वाली चीज याद रखना कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। हाँ, ये रहा भी वहाँ। फिर है इसके अंदर कौन सी रिवर्स है, ये दिराक और बुरी दिहिंग रिवर्स, तो ये रिवर के नाम भी याद रखना इससे रिलेटेड। फिर स्पीशीज बता रखी है दिहांग पटकाई में, टाइगर, चाइनीज पेंगोलिन, स्लो लोरिस और क्लाउडेड लेपर्ड। ठीक है, तो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ द रेयर एंडेंजर्ड व्हाइट विंग्ड वुड डक, तो ये वाली चीज भी याद रखना। और फिर वाइल्ड लाइफ इन्होंने डेफिनेशंस बता रखे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, एक तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम इन्हें डिफाइन करते हैं। तो 4 चीजें डिफाइन होती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये 4 चीजें। फिर एक कोस्टल एरिया रेगुलेशन भी उसमें डिफाइन होती है WPA में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में मेन डिफरेंस क्या है कि एक तो यहाँ पर ना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी सी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, लेकिन नेशनल पार्क में बिल्कुल परमिट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो ये जो हमने कल पढ़ा था चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उसका परमिशन नहीं लोगे आप। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस होता है इनमें कि नेशनल पार्क की एक बाउंड्री होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई बाउंड्री भी नहीं होती है। ठीक है, फिर आते कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये भी WPA एक्ट के अंदर आते हैं। और सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में, मेघालय में। तो जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं वो तो एग्जिस्टिंग लैंड पे होते हैं, और कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो तो एग्जिस्टिंग लैंड पे बनते हैं, और कम्युनिटी रिजर्व किसी भी फ्रेश लैंड पे भी बन सकते हैं, तो प्राइवेट टाइप लैंड पे होते हैं। फिर आता है टाइगर रिजर्व, ये जो है कौन डिक्लेयर करता है, ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है ना टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर, लेकिन विद ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो जो ये NTCA है इसको कौन एडमिनिस्टर करता है, मतलब इसका हेड कौन होता है? तो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो इसके हेड होते हैं NTCA के। और एक होता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, उसके हेड कौन होते हैं? तो उसके हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। फिर टाइगर रिजर्व जो है कंसिस्ट ऑफ कोर एरिया और एक बफर एरिया, तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी बोलते हैं कोर एरिया को। तो फिर जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है ये किसके अंदर आइडेंटिफाई होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा लार्ज जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का एरिया वो कौन से टाइगर रिजर्व में, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में। और ये वाली स्टेटमेंट याद रखना कि दे आर डिमार्केटेड एरियाज ऑफ नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज टू बी केप्ट एज इनवॉयलेट फॉर द पर्पस ऑफ टाइगर कंजर्वेशन विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो हमने देखे थे कि क्रिटिकल जो हैबिटेट राइट्स है वो कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, फॉरेस्ट
ड्वेलर एक्ट 2006 वाला। और कौन डिक्लेयर करता है हैबिटेट को? वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फिर है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो मैरीन जो प्रोटेक्टेड एरियाज है is essentially a space in the ocean where human activities are more strictly regulated than surrounding waters. Similar to parks on land. तो ओशन के अंदर डिक्लेयर करते हैं इन्हें। और ऐसे ही हमारे वो भी है ना, 6 मैरीन नेशनल पार्क्स है। 6। तो कोई नाम बताएगा क्या उनके 6 मैरीन नेशनल पार्क्स के? तो 2 तो आंध्र प्रदेश में ही है, एक तो महात्मा गांधी, एक रानी झांसी है, रानी की झांसी नेशनल पार्क। तो वो तो अंडमान एंड निकोबार में है 2। फिर एक है गहीरमठ मैरीन सेंचुरी ओडिशा वाली, और एक है गल्फ ऑफ कच्छ में है जो मैरीन नेशनल पार्क, और एक तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार वाला है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, एक और है, तो 5 है। एक शायद महाराष्ट्र में है। या मालवम वाला जो है वो महाराष्ट्र। क्या नाम है मैम उसका? मालवन, MALWN, मालवन नेशनल पार्क। ओके, मालवन नेशनल, हाँ, तो वो महाराष्ट्र में है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो अगेन मतलब वो ये मैप प्रोग्राम है जो उसके थ्रू डिक्लेयर होते हैं। 18 है, उसमें से अभी यहाँ पे 13 लिख दिया इसने, ऊपर 12 लिखा था, तो वो चेक कर लेंगे कौन कितने हैं। ठीक है, तो बायो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं बर्ड सेंचुरीज। फिर ये नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स होते हैं। हाँ, तो ये अभी ये नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, इसने ये कंस्टिट्यूट किया नेशनल कंजर्वेशन जोन्स। हाँ, तो इसके अंदर क्या है कि जो भी कंस्ट्रक्शन या कमर्शियल रेजिडेंशियल टूरिज्म एक्टिविटीज होंगी वो थोड़ी सी प्रोहिबिटेड होंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल कंजर्वेशन जोन। तो रियल एस्टेट जो होता है हमारा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है उससे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहेगा। फिर एक प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन है, तमिलनाडु ने अभी डिक्लेयर किया है कावेरी डेल्टा रीजन को प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन टू प्रिवेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट इन द स्टेट राउट। तो जो एग्रीकल्चर जोन होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वहाँ पे कोई भी ये ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ना आए और एग्रीकल्चर को तबाह ना कर दे। फिर आगे चलते हैं, ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज है जो न्यूज में थे, तो ये देख लो सब के सब कि कहाँ का है। ये बुक्सर टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, तो ये सारे देख लेना, इम्पोर्टेंट है। ऐसा लाइन वाइज बता रखा है कि कौन सा, तो इन्होंने काफी सही बता रखा है कि जैसे आंध्र प्रदेश के बारे में बता रखा है पहले, उसमें एक ये कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इसके बारे में बता रखा है कौन कौन सी रिवर्स से पास करता है। तो रिवर्स भी बतानी चाहिए कि कैंदिया और काइगल जो है वो ट्रिब्यूटरीज है पालर रिवर की, तो ये सारी रिवर्स यहाँ से पास करती है। और इट इज ओनली होम फॉर एशियाटिक एलिफेंट्स इन आंध्र प्रदेश, और ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर भी आता है। तो इसमें मेन चीजें याद रखना बस। फिर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इको सेंसिटिव जोन है। तो इको सेंसिटिव जोन कौन से एक्ट के अंदर डिफाइन है, मतलब डिफाइन नहीं है, कौन सा एक्ट के अंदर आता है? EPA एक्ट, मतलब ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है लेकिन उसके अंदर ही आता है। फिर रिवर्स कौन कौन सी है? एक तो गौतमी और गोदावरी एट कनिकाड बे, ठीक है। और फॉरेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट स्ट्रेच कोरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और ऑरिव रिडले जो टर्टल है वो भी यहीं पे आता है, ब्रीडिंग करते हैं, नेस्टिंग ग्राउंड मतलब उनके। फिर जो अटापका बर्ड सेंचुरी है लोकेटेड इन कोल्लेरू लेक, तो कोल्लेरू लेक जो है वो एक रामसर साइट भी है, और आंध्र प्रदेश का एक अकेला रामसर साइट है। और इट इज कोल्लेरू लेक
is one of the large. असम के इन्होंने बता रखा है रायमोना, असम का हमने देखा 6th नेशनल पार्क है। कौन कौन सी रिवर्स है? संकोश रिवर मार्क्स इस बाउंड्री, मॉइस्ट डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और हमने जो दिबांग पटकाई देखा था वहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आगे थे। तो कुछ जो स्पीशीज है इसकी देख लेना, क्लाउडेड लेपर्ड, गोल्डन लंगूर और ये सब। और जो रायमोना है वो इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मनस बायोस्फीयर रिजर्व एंड चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। तो ये दोनों। और फिर ओरांग नेशनल पार्क, तो यहाँ पे घड़ियाल्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था, और घड़ियाल्स जो है हमारे, उनका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो क्योंकि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से वो हो गए थे, वाइप्ड आउट हो गए थे। और ओरंग इज वन ऑफ द 7 नेशनल पार्क्स इन असम, तो हमने अभी देखे कि 7 है, तो उनके नाम याद कर लेना। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया इसे। इट इज ऑल्सो नोन एज मिनी काजीरंगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 हॉर्न राइनो मिलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्रा रिवर के नॉर्थ में है, और उसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? धनसिरी और पिंचोई डिवाइड द पार्क इनटू 2 हाफ्स। तो ये रिवर्स के और उनकी ट्रिब्यूटरीज में किसकी ट्रिब्यूटरीज है वो नाम याद करना। 1 हॉर्न राइनो है, पिग्मी हॉग है, और ये सब नाम भी याद कर लेना। तो एक ये था कि ये क्वेश्चन था, शायद PYQ है, पता नहीं। पिग्मी हॉग जो है ना, ये चीज, ये इसका स्टेटस एक तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और ये ना सिर्फ इंडिया में मिलता है, ओनली इन इंडिया। तो कुछ ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, उसमें से एक तो ये पिग्मी हॉग है, और एक नीलगिरी ताहर है, उसका स्टेटस भी एंडेंजर्ड है। ठीक है, तो कुछ जो स्पीशीज है जो सिर्फ इंडिया में मिलती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है। फिर मनस नेशनल पार्क, तो मनस नेशनल पार्क अभी हमने देखा था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो टाइगर की पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हुई थी, 0 थी पहले, फिर 48 होगी। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व भी चल रहा है यहाँ पे, एलिफेंट रिजर्व और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मनस रिवर है, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। Just check it out again. Because I think जो pygmy hog है उसका status is endangered. It is not critically endangered. एक बार लास्ट में ना just go through the website or something. Okay, should be endangered only because I have read. हेलो, Should be endangered only because I have read. कोई बात नहीं। वो शंकर में तो मैम इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा है, लेकिन क्या पता मतलब चेंज हो गया हो, एंडेंजर्ड हो गया तो वो पता नहीं, लेकिन शंकर में जैसे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओके, हाँ एक बार देख ही लेना, endangered ही होगा। ठीक है, critically should be होगा। हाँ प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो फिर काजीरंगा नेशनल पार्क, तो इसमें भी ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है। इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड है। ओके, करेक्शन कर दूंगा मैं उसमें, वो शंकर में मतलब ऐसा ही दे रखा तो ठीक कर दूंगा मैं। थैंक यू। फिर कौन कौन सी रिवर्स है? ब्रह्मपुत्रा, दिफ्लू, मोरा डिफ्लू और मोरा धनसरी, और ब्रॉडलीफ, मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट है। ठीक है, और ग्रेट इंडियन राइनो मिलता है, टाइगर मिलता है, लेपर्ड, एलिफेंट, ये सब मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और फिर आते हैं बिहार के, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में? दे आल्सो हैव स्टार्टेड प्लानिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स आफ्टर 150 इयर्स ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, तो वल्चर के कंजर्वेशन के लिए भी उसे मतलब कंसिडर कर रहे हैं। वल्चर फ्रॉम हिमालयन रेंज विजिट्स एरिया इन बिहार, तो हिमालय से बिहार में जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स वल्चर्स। हाँ, वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट लिमिट ऑफ हिमालय तेराई फॉरेस्ट एंड ओनली टाइगर रिजर्व इन बिहार।
तो सिर्फ बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व है। गंडक रिवर है जो वो यहाँ से फ्लो करती है। और गंडक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की, गंगा रिवर की। फिर छत्तीसगढ़ के कुछ है, ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क और टमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एनटीसीए ने अभी अप्रूव कर दिया है कि इन दोनों को कंबाइन कर दो, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया था और एनटीसीए ने इसे अप्रूव भी कर दिया। तो एनटीसीए हमने देख ही लिया था कि जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं एनटीसीए को। और दिस इज द फोर्थ टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़। उसके अलावा कौन कौन से है? उदंती, सीतन नदी, अचाना कुमार और इंद्रावती। ठीक है, ये नाम याद रखना। फिर जो गुरु घसीदास नेशनल पार्क है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो एक कॉरिडोर प्रोवाइड करता है टाइगर्स को बिटवीन बंधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में और पलामाऊ जो कि झारखंड में है। ठीक है, फिर दिल्ली के है कुछ दिल्लीज बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो दिल्ली के अंदर ये कुछ बायोडाइवर्सिटी पार्क्स है जो कि यमुना फ्लड प्लेन और रॉकी अरावली लैंडस्केप पे है। फिर है हरियाणा के एक तो बीर शिखरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके अंदर ये वाइट बैग्ड वल्चर्स है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसलिए देख लेना ये नाम। पंचकुला के अंदर है और इको कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर आता है केरला का परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व फाउंडेशन है उनको भी अर्थ गार्डियन अवार्ड मिला है फॉर इट्स एफर्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये है, हाँ, रिवर्स कौन कौन सी है? परम्बिकुलम, शोलियार और ये 3 रिवर नाम याद रखना। तो इसके अंदर ये सारे टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, एवरग्रीन, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडियस ग्रासलैंड्स, और ये माउंटेन ग्रासलैंड्स, मार्शी ग्रासलैंड्स जिसको हम बयाल्स भी बोलते हैं, तो ये सब मिलता है यहाँ। इसके ये नीलगिरी टहर सिर्फ इंडिया में मिलता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और लायन टेल्ड मॉस्क इम्पोर्टेंट स्पीशीज है, तो ये सब इम्पोर्टेंट। फिर आता है मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व। तो अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में 30 टाइगर्स को थोड़ा माइग्रेट कर दिया गया है। तो कहाँ पे? नॉर्दर्न ऑफ विंध्यन रेंज। ठीक है, ओनली टाइगर रिजर्व इन द एंटायर बुंदेलखंड रीजन। तो पूरे बुंदेलखंड रीजन है जो, उसमें अकेला ये टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सी रिवर्स है? ड्रेन बाय रिवर केन जो कि पेरिनियल रिवर है और ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो अभी इसका वो प्रोजेक्ट भी आया था। और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है यहाँ पे। और सांबर जो है वो जो लार्जेस्ट इंडियन डियर है वो भी मिलता है। और ये 3rd बायोस्फीयर रिजर्व है इन द ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर है महाराष्ट्र का संजय गांधी नेशनल पार्क। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे एक कन्हेरी केव्स भी है जो बेसाल्ट रॉक से बनी है, और इट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर एंड पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है मुंबई में, और यहाँ पे 2 आर्टिफिशियल लेक्स है, ये विहार एंड तुलसी। मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट है। रिवर कौन सी है? दहीसार रिवर। और ये कुछ स्पीशीज है जो यहाँ पे फाउंड होती है। एक तो ये करवी एंड जो है फ्लावरिंग प्लांट है जो कि हर 8 साल में एक बार खिलता है, तो वो भी इस पार्क में है। फिर है ओडिशा के भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है ये।
ठीक है, भीतरकनिका नेशनल पार्क। लार्जेस्ट है, और रामसर साइट भी है, ठीक है। और इसी के अंदर ये गहीर मठ एक बीच है जहाँ पे वो ऑलिव रिडले टर्टल्स का लार्जेस्ट कॉलोनी है, जहाँ पे वो नेस्ट ब्रीडिंग करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलता है, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। फिर आते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और हाँ ये यूनेस्को वाले जो नेटवर्क है उसमें भी आता है। और इट कम्स अंडर मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, तो ये मयूरभंज में भी आता है, ये एलिफेंट रिजर्व है, ये भी है। तो रिवर्स कौन कौन सी है? एटलीस्ट 12 रिवर क्रॉसेज अक्रॉस दिस, तो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, तो उसमें ये रिवर्स याद रखना नाम। साल मिलता है यहाँ पर, तो डेसिडियस फॉरेस्ट। फिर राजस्थान में रामगढ़ विषधारी सेंचुरी, तो 4th टाइगर रिजर्व है स्टेट का, और इट इज ऑल्सो, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो जो है 3rd टाइगर रिजर्व है स्टेट का, ठीक है। ये वाला 4th है, इससे पहले ये 2 है, रणथंबोर और मुकुंदरा। फिर है कुंभलमगढ़ तोगढ़ सेंचुरीज, तो एनटीसीए ने अभी इन्हें भी डिक्लेयर किया है टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है? हाँ राजस्थान में ही है। तो रिवर्स है रिवर लूनी, सॉरी ये छोटी छोटी रिवर है, सुखदी, ये सब छोटी छोटी रिवर्स है। ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रिवर लूनी। और इट्स ईस्टर्न पार्ट्स आर रेंजेस विच आर सोर्स ऑफ रिवर बनस। और यहाँ पे कौन कौन मिलता है? लेपर्ड, नीलगाई, 4 हॉर्न एंटीलोप, ये सब। फिर आता है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, राजस्थान में है, और एट द जंक्शन ऑफ अरावली एंड विंध्यन रेंजेस। और कौन कौन सी रिवर है? बनस रिवर और चंबल रिवर। तो मेनली जो है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, विद धक बीइंग द कॉमनेस्ट। और स्पीशीज कौन कौन सी है? तो ब्लैक बक जो है वो हमने देखा था, और एक ट्री की स्पीशीज जो है वो खैर, खजूर, बनियान और खखेरा और गम, तो ये याद रखना। फिर है तमिलनाडु का अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, तो इट इज होम फॉर 6 ट्राइब्स। तो ये ट्राइब के नाम है इलावर्स, पुलियार्स, मुद्यावर्स, तो ये सारे नाम है जो इस फॉरेस्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस, ड्राई थॉर्न और शोला फॉरेस्ट। तो लॉयन टेल्ड मॉस्क, नीलगिरी, लंगूर, टाइगर, ये सब मिलता है यहाँ। फिर आते लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, और ये बफर एरिया भी है पेरियार टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है। वाईगई रिवर यहाँ से पास करती है, और ये कुछ स्पीशीज है जो यहाँ मिलती है। फिर आता है कुंजुवली बर्ड सेंचुरी, तो एक कुंजुवली वेटलैंड है जो इसको हमने डिक्लेयर कर दिया था कुंजुवली बर्ड सेंचुरी अंडर WPA एक्ट। और ये जो है कुंजुवली जो वेटलैंड है, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर वेटलैंड इन साउथ इंडिया एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटरफॉल कॉन्ग्रेशन साइट्स इन तमिलनाडु। तो ये चीज याद रखना। और इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी पाथ ऑफ बर्ड्स। मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। स्पीशीज के नाम याद रखना। रैप्टर रूस्टिंग साइट है एक, तो लाइक ये जो ईस्टर्न इंपीरियल ईगल है, ग्रेट स्पॉटेड ईगल है, तो ये जो है ये सारी स्पीशीज इनके लिए एक रैप्टर रूस्टिंग साइट है। फिर ये ग्रे टेल्ड टेटर और टेटलर और रेयर माइग्रेटरी बर्ड हैज बीन रिकॉर्डेड। पुलिकट लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन साउथ इंडिया। हाँ तो ये याद रखना, पुलिकट तो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। फिर ये कजुवेली है, ये तमिलनाडु में। और फिर आता है वेस्ट बंगाल बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे रॉयल बंगाल
टाइगर मिलते हैं, मतलब मिले हैं, अभी स्पॉट किए गए आफ्टर 23 ईयर्स। तो बंगाल टाइगर रिजर्व में देखा था, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है पूरे में। और रिवर्स कौन कौन सी है? संकोश, ये सारी रिवर्स है। और ये तेराई इकोसिस्टम है यहाँ पे। और ये चीज एक तो इसमें आती है एशियाटिक लाइन, जिसका स्टेटस है एंडेंजर, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, और ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में है। तो गंगेज रिवर भी इसमें थी ना, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस में डिफरेंस देख लो, एशियाटिक थोड़े लार्जर होते हैं, ये थोड़े स्मॉलर होते हैं। इनका सब कुछ ही लार्जर होता है, इसमें स्किन फोल्ड एब्सेंट होता है, इनका कुछ स्किन फोल्ड मतलब वो रिंकल टाइप होता है। हैबिटेट्स, एक तो गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पनिया सेंचुरी, मिथिलिया सेंचुरी, और ये सारी सेंचुरीज। और क्या क्या मेजर्स लिए गए? एक तो एशियाटिक लॉयन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया, ठीक है। फिर आता है हुकलुक गिबन, ये भी ऐसी स्पीशीज है जो सिर्फ इंडिया में मिलती है, हुकलुक गिबन। और एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। तो हाँ ये बस। हाँ, तो पहले ये दो टाइप के मिलते थे, एक तो वेस्टर्न हुकलुक गिबन और एक ईस्टर्न। तो अभी सिर्फ वेस्टर्न ही रह गया इंडिया के अंदर, ईस्टर्न वाले गायब हो गया। तो ये फोटो देख लो, इस टाइप का बंदर सा होता है। और फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश एंड असम। फिर आता है ब्लैक बक। तो ओडिशा में ना ब्लैक बक की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो गई है, तो इसका क्या है? लीस्ट कंसर्न है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 2। तो और फिर है ब्लैक बक इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता। तो ये वाली लाइन याद रखना। एक कंजर्वेशन प्रोग्राम चला गया, ब्लैक बक कंजर्वेशन रिजर्व करके, सॉरी उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया ऐसा। कहाँ पे? ये मेजा फॉरेस्ट रिजर्व को, नियर इलाहाबाद। फिर वन हॉर्न राइनो वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, और ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में इंक्लूडेड है। तो असम गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया कि हम 2400 राइनोस को ये करेंगे। फिर है हाँ, दे आर वेरी गुड स्विमर्स, कैन रन फास्ट, और ये सब इनके बारे में बताया हुआ है। थ्रेट्स तो वही पोचिंग है इनके थ्रेट्स, हैबिटेट लॉस, ये सब। और कहाँ मिलते हैं? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और इंडिया। लेकिन इंडिया के अंदर 85% से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो ये वाली चीज याद रखना। और इंडिया के अंदर कहाँ मिलता है? उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। और असम के अंदर तो 71% है वर्ल्ड का पॉपुलेशन इसका, काजीरंगा में। तो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। कंजर्वेशन प्रोग्राम्स, इंडियन राइनो विजन 2020, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स बनाया, एक नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी बनाई है। फिर एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इनके लिए एक प्रोजेक्ट भी चलाया था, टू क्रिएट डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ ऑल द राइनोज इन द कंट्री। फिर क्लाउडेड लेपर्ड, तो जो क्लाउडेड लेपर्ड है ये एक तो स्टेट एनिमल है मेघालय का। क्या है इसका? वल्नरेबल, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1, ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में। और ये अभी नागालैंड में भी मिले हैं। और दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द लार्ज वाइल्ड कैट्स, तो सबसे छोटे होते हैं अपने उसमें। और सॉलिटरी, वही हमने जो पहले देखा था। और एक्सेप्ट ड्यूरिंग ब्रीडिंग एंड व्हेन विद देयर कब्स। तो दे आर लार्जली नोन टू इनहेबिटेट लो एलिवेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो जो भी लो एलिवेशन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां पर मिलते हैं, और इन सारी कंट्रीज में मिलते हैं। फिर आता है फिशिंग कैट, तो एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 और अपेंडिक्स 2। तो बहुत सारे का तो अपेंडिक्स 2 होता है, साइड्स में कुछ होते हैं जिनका बहुत सारों का अपेंडिक्स 1 होता है, लेकिन कुछ जो स्पीशीज होंगी जिनका अपेंडिक्स 2 होगा, तो वो याद रखना इस टाइप से। ये कहाँ पर मिली? अभी कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश की, ठीक है, फिशिंग कैट।
तो एक नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि ये फिश, फ्रॉग्स और इन सबको खाता है, वही हैबिटेट लॉस इसके लिए थ्रेट है। और कहाँ पर मिलता है? चिलिका लेक या फिर वेस्टर्न घाट्स या ब्रह्मपुत्र या गंगा रिवर। तो स्टेट एनिमल भी है वेस्ट बंगाल का। फिर पोलर बियर्स जो है वल्नरेबल, अपेंडिक्स 2। ठीक है, पोलर बियर्स आर लार्जेस्ट बियर इन द वर्ल्ड एंड द आर्कटिक्स टॉप प्रेडेटर। तो आर्कटिक ओशन के टॉप प्रेडेटर। तो पोलर बियर स्पेंड ओवर 50% ऑफ देयर टाइम हंटिंग फॉर फूड। तो ये वाली स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। फिर दे आर क्लासिफाइड एज मैरीन मैमल्स। तो ये भी चीज याद रखना। और मेल्टिंग सी आइस फ्रॉम क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज्ड ह्यूमन पोलर बियर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दे आर गुड स्विमर्स, हैव थिक लेयर ऑफ बॉडी फैट एंड वाटर रिपेलेंट कोट। हैबिटेट क्या है? आर्कटिक रीजन और नॉट फाउंड इन अंटार्कटिका। तो ये दोनों चीज याद रखना। कंजर्वेशन मेजर्स भी लिए गए, एक तो पोलर भी वन पे। फिर आते जाइंट पांडा। तो चाइना ने अभी अनाउंस किया कि जाइंट पांडा आर नो लॉन्गर एंडेंजर्ड इन द वाइल्ड। तो IUCN का जो स्टेटस है उसमें वल्नरेबल पे आती है। तो वल्नरेबल है और अपेंडिक्स 1 में है। तो जाइंट पांडा ऑल्सो नोन एज पांडा बियर। तो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? बैम्बू। बैम्बू इज देयर फेवरेट फूड विच अकाउंट्स फॉर देयर 99% डाइट जो है इनकी बैम्बू से जाती है। हैबिटेट क्या है? बैम्बू फॉरेस्ट ही होगा ऑफ कोर्स। और फिर इनके लिए प्रोग्राम भी चलाया इन्होंने जाइंट पांडा, चाइनीज गवर्नमेंट ने। एक्वेटिक स्पीशीज डुगोंग। तो डुगोंग को हम सी काओ भी बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी शायद PYQ है। और स्टेटस क्या है? वल्नरेबल, स्केड्यूल 1, अपेंडिक्स 1 और ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में हमारे। तो इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 70 ईयर्स या उससे ज्यादा हो सकता है। और हर 6 से 7 साल में क्या कहते हैं, हाँ ये बच्चे देते हैं। और इनका जेस्टेशन पीरियड होता है 13 to 15 मंथ्स। ठीक है, या फिर 18 मंथ्स तक भी हो सकता है। और स्टेलर सी काओ भी एक चीज होती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है अभी, वो भी इससे रिलेटेड है, मतलब इस टाइप की स्पीशीज थी। हैबिटेट क्या है इनका? शैलो कोस्टल वाटर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक ओशियंस। तो यार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास और लक्षद्वीप के पास काफी मिलते हैं ये। फिर इनके लिए भी ये कंजर्वेशन सॉरी हाँ मैंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया था UNEP और CMS ने, और इंडिया में भी। और ये डुगोंग और सी ग्रास जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाया गया था बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी एंड UNEP। तो हमने कल देखा था ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किस किस को फंड करती है। और फिर ये स्टेट एनिमल भी है अंडमान एंड निकोबार का। तो इसके अंदर इंडिया जो ये प्रोजेक्ट चला है इसके अंदर 8 कंट्रीज हैं इंडो पैसिफिक की, लेकिन इंडिया नहीं है। तो ये वाली चीज याद रखना। फिर आता है और रिडले टर्टल। तो वल्नरेबल स्टेटस है स्केड्यूल 1, अपेंडिक्स 1। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सी टर्टल्स। तो ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और मास नेस्टिंग साइट है। इनको क्या बोलते हैं? उसको अरीबड़ा। तो जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ फीमेल आती है और अपने अंडे देती है। तो जो गहीर मठ हमने देखी थी, गहीर मठ जो उड़ीसा में है, उसके ये ऋषिकुलिया रिवर जो है उसके माउथ पे है ये सबसे बड़ा, जहाँ पर ये रहते हैं, या नेस्टिंग साइट्स है इनकी सबसे ज्यादा। ये है, ये यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये गहीर मठ बीच भी है और ये एक रॉबर्ट आइलैंड है। तो इनके लिए ये कंजर्वेशन मेजर कुछ ऑपरेशन ओलिविया और ये सब चलाया गया था। फिर घड़ियाल्स है। घड़ियाल्स का क्या स्टेटस है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, स्केड्यूल 1 और अपेंडिक्स 1। कहाँ मिलते हैं? फाउंड मेजरली इन चंबल रिवर, रामगंगा रिवर, गिरवा रिवर। तो इनके ये रामगंगा रिवर जिम कॉर्बेट में, और सोन रिवर इन
सोन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। और इसके अलावा ये जो और भी इसकी जो स्पीशीज है, एक तो घड़ियाल मगर जो वल्नरेबल है, और सॉल्ट वाटर घड़ियाल जो क्रोकोडाइल है वो लीस्ट कंसर्न है। और इन्होंने इसके लिए भी एक प्रोजेक्ट चलाया हुआ है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, फिर एवियन स्पीशीज मतलब बर्ड स्पीशीज कुछ है, एक तो ग्रेटर ये स्टॉक्स कुछ नाम है इसका। बिहार ने भी डिसाइड किया है कि इसको जीपीएस ट्रैकर से ट्रैक करेंगे। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, शेड्यूल 4 ऑफ WPA। तो फोटो देख लो इसका, ऐसा है। और कहाँ मिलेगा ये? भागलपुर, ये यहाँ पर, और वन इन कंबोडिया और इंडिया में भी, मतलब कंबोडिया में भी मिलता है, इंडिया में भी। फिर है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 अपेंडिक्स 1। ये भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में। इसको हम सोन चिरैया भी बोलते हैं मध्य प्रदेश में, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इंग्लिश में बोल देते हैं। तो और गोडावन बोलते हैं राजस्थान में, मलदोक बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ऑस्ट्रिच की लाई, इट कांट इजीली फ्लाई और ऑमनिवोरस होता है। ठीक है, जो बस्टर्ड स्पीशीज इंडिया में मिलती है, एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन और बंगाल फ्लोरिकन। तो हमने लेसर फ्लोरिकन तो ऊपर भी देखा था। फिर है हैबिटेट कहाँ पर है? लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो राजस्थान में ही है, क्योंकि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है, और बाकी गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक वगैरह में मिल जाता है। और इट इज एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो ये भी याद रखना। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है ये स्पीशीज के लिए, एक तो डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी राजस्थान, नलिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र और बेल्लारी कर्नाटक। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट गोदावन भी चलाया था राजस्थान गवर्नमेंट ने, और फिर ये कुछ गाइडलाइंस भी दी गई है इसके लिए। स्टेट बर्ड है राजस्थान का। हाँ, फिर स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स है, नियर थ्रेटन्ड, शेड्यूल 4। तो बस इसमें तो इतना याद रखना। ये इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया आंध्र प्रदेश का है, वहां पर है। और दे बेसिकली लिव्स इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश और मैरीन वेटलैंड एरियाज, तो कहीं पे भी रह सकते हैं। और आंध्र प्रदेश ने इनके लिए प्रोग्राम भी चलाया है। तो ये पेलिकन बर्ड फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं अटापा का बर्ड सेंचुरी में। कोलेरू लेक, तो हमने देखा था ये सारे। कोलेरू लेक रामसर साइट है। फिर ये कुछ इंसेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया। केसर हिंद हमने आज टेस्ट में भी देखा था, स्टेट बटरफ्लाई है अरुणाचल प्रदेश का, तो याद रखना। फिर ये ब्रूड की कैडस कुछ है, ये तो इसका ये नाम भी है, नोन ऑल्सो नोन एज ब्रूड एक्स और ब्रूड 10। तो हर्बीवोर्स है और सॉइल में या ट्री की रूट्स में रहता है। फिर ये लोकस्ट है, तो कई टाइप के लोकस्ट होते हैं, एक तो डेजर्ट लोकस्ट, माइग्रेटरी लोकस्ट, बॉम्बे लोकस्ट और ट्री लोकस्ट। तो ये इस टाइप के लोकस्ट होते हैं। तो कुछ लोकस्ट होते हैं जो विंटर ब्रीडिंग करते हैं, स्प्रिंगर ब्रीडिंग वाले। तो अभी ये लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन भी है एक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेल रिस्पॉन्सिबल है, उसको सारा मॉनिटर करने के लिए फॉर कंट्रोल ऑफ डेजर्ट लोकस्ट। तो कुछ टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स भी हम यूज करते हैं टू कंट्रोल डेजर्ट लोकस्ट, तो उसके ये नाम है। तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो ये एक चीज भी याद रखना कि इंडिया के पास सिर्फ समर ब्रीडिंग वाले लोकस्ट है। फिर आते ड्रैगन फ्लाइज। ये IUCN ने अभी अपना वो स्टेटस अपडेट किया है, तो रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पे है ये। दे आर हाईली सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ द स्टेट फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये वाली लाइन याद रखना। फिर चलते हैं मलायन जायंट स्क्वेरल। तो कहाँ मिलता है? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड। और ये जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्क्विरल स्पीशीज है, और ये इट इज नॉट अ फ्लाइंग स्क्विरल। ठीक है, तो वैसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट है लेकिन फ्लाइंग है।
फिर कुछ प्लांट स्पीशीज है, एक तो नीला कुरुंजी फ्लावर्स है कर्नाटका के, तो दे ब्लूम इन वंस इन 12 years। तो ये वाली ब्लू कलर का फ्लावर है। फिर ये ऐसा कुछ बड़ा सा नाम है, तो इसका ये एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, ये है अंडमान आइलैंड में मिलता है। तो जितना याद है, तो अगरवुड, तो त्रिपुरा ने अभी ये अगरवुड पॉलिसी लेके आई है, क्योंकि जो ये अगरवुड इंडस्ट्री है ना, ये 20 बिलियन का ट्रेड कर सकती है, मतलब नेक्स्ट 5 years में। तो अगरवुड जो है वो एक एवरग्रीन ट्री है, जो कि मिलता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, स्पेशली इन असम एंड त्रिपुरा। तो स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो एरोमेटिक सा प्लांट है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है इसकी, कुछ आईयूसीएन स्टेटस तो हमने देख लिया, अगरबत्ती वगैरह बनती है इससे, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर कुछ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है, तो ये देख ही लेना, ये तो नाम भी इनके अजीब ही है, तो इनके नाम देख लेना, और ये क्या किस टाइप की स्पीशीज है वो देख लेना। कि जैसे ये वाली जो स्पीशीज है वो तो स्क्वेरल है, ये वाली है, ये भी कुछ है, मॉस की स्पीशीज है। फिर ये स्पीशीज है स्पाइडर की, तो ये सारी स्पीशीज के नाम और देख लेना। फिर ये वाला जो है कल करेंगे ना। अच्छा, ये मॉस से एक चीज याद आई कि जो मॉस होते हैं, मॉस और लिचेंस में क्या डिफरेंस होता है, ये अभी 2021 में पूछा था ना, मॉस लिचेंस फॉन्स कुछ करके। तो मॉस और लिचेंस में क्या डिफरेंस है? तो मॉस जो है ना वो एक टाइप का मतलब ऐसा सिंपल सा प्लांट होता है, लेकिन जो लिचेंस है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। तो ये चीज याद रखना कि वो सिम्बायोटिक मतलब एक कॉम्प्लेक्स टाइप का सब्सटेंस है लिचेंस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। तो ये चीज याद रखना। और ये फॉन्स, लिचेंस, मॉस और इनके बारे में तो मतलब पढ़ ही लेना, तो इम्पोर्टेंट है काफी, इस बार भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनमें से तो। और इसमें से सिर्फ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज याद रखना, जो मेन स्पीशीज है वो याद रखना, और जो इंडिया में मिलती है और या फिर स्केड्यूल 1 में इंडिया के, मतलब मोस्टली स्केड्यूल 1 वाली है जो इम्पोर्टेंट होती है, बाकी सब इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। अच्छा, जो वर्मिन एनिमल्स होते हैं हमारे, हमने कल पढ़ा था, वो WPA के कौन से स्केड्यूल में मेंशन है? हाँ, तो वो स्केड्यूल 5 में मेंशन है ना, और स्केड्यूल 6 में प्लांट्स है। तो जो प्लांट्स जो मेंशन है हमारे स्केड्यूल 6 में, क्या उनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है क्या, उनको ट्रेड वगैरह करने की? हाँ करेक्ट, मतलब लाइसेंस रिक्वायर्ड है। IQ भी था ना शायद ये। अच्छा, उसमें एक और क्वेश्चन था ना, वो कुछ वो उसकी स्पीशीज भी है ना, वर्मिन एनिमल्स में जो स्पीशीज है उसके नाम है, वो रैट वगैरह है, रैट, माइस और एक दो नाम और है, बैट्स भी है उसमें कुछ, तो वो याद रखना। अभी वो हमने जो कल पढ़ा था WPA जो अमेंडमेंट आया था, उसमें वो स्केड्यूल को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी वो तो बिल है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब एक्ट बन जाएगा जब इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो।